क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये जो आपका टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक है, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफर। ऑफर के बाद क्या पढ़ा जाएगा? एक्सेप्टेंस। और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद एग्रीमेंट कैसे बनता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इनफोर्सिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, उन सबको। तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि एनी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पॉजिटिव आंसर ऑफ एन ऑफर मेक्स एन एग्रीमेंट, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए आज की क्लास हम ऑफर से स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ऑफर आज हम फिनिश कर दें, ठीक है जी। देखिए, जब एक आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को अपना प्रस्ताव रखता है तो उसे क्या कहते हैं हम? ऑफर। यानी अकॉर्डिंग टू यू, व्हेन ए पर्सन इज मेकिंग अ प्रपोजल टू अनदर पर्सन, इट इज एन ऑफर। यही कहना चाहते हैं आप? नहीं, ये अधूरा है, हाफ है। क्यों जी, ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें एक चीज का एलिमेंट और डालना जरूरी है। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ए लीगल रिलेशनशिप, यानी करेक्ट स्टेटमेंट ये है, व्हेन अ पर्सन मेकिंग ए प्रपोजल टू अनदर पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग हिज व्यू फॉर मेकिंग ए लीगल रिलेशनशिप, इट इज नोन एन ऑफर। तब ये ऑफर है, तब ये क्या है? ऑफर है। यानी इसका मतलब यह है कि एक पति ने अपनी पत्नी को कहा कि आज शाम को तुम पनीर बना देना और मैं तुम्हें पिक्चर दिखाकर लाऊंगा। तो क्या ये ऑफर है? नहीं, क्योंकि यहां पर उसने ऑफर बनाने की कोशिश करी है लेकिन लीगल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश नहीं करी। पर अगर एक मम्मी अपनी बेटी को अपनी एसेट्स, अपनी वसीयत ट्रांसफर कर रही है और उसे ये कह रही है कि ये एसेट्स तुम्हारी हैं, लेकिन याद रखना सारी जिंदगी अपने चाचा को हर साल इतना पैसा, एक सर्टेन अमाउंट देते रहना, तो क्या ये ऑफर है? हाँ, ये ऑफर है, क्योंकि यहां पर एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। यहां पर आप कुछ मूव कर रहे हैं और बदले में कुछ चाहते हैं और एक प्रॉपर कंसिडरेशन भी है। तो केस फेमस हुआ था रमैया बनाम चिनैया के नाम से। किसके नाम से? रमैया बनाम चिनैया के नाम से। तो रमैया जो थी वो लड़की का नाम था, चिनैया जो था वो उसके चाचा का नाम था। तो उसमें जो रमैया की मम्मी थी, उन्होंने कुछ एसेट्स ट्रांसफर करी थी कि भाई आप अपने हर साल अपने चाचा को कुछ पेमेंट करते रहना। तो जो हर साल जो पेमेंट दी जाती है उसे हम टेक्निकल टर्म में एन्युटी बोलते हैं। तो आप एक एन्युटी देते रहिएगा और बदले में हमारी एसेट्स जो है, सारी एसेट्स के मालिक आप हो जाएंगे। तो ये एक ऑफर है, क्योंकि यहां पर एक लीगल रिलेशनशिप है। पर जब जो पति थे जिसका नाम था मिस्टर बालफेयर और उनकी पत्नी, डेफिनेटली मिसेस गुप्ता, मिस्टर गुप्ता ही होंगे, तो मिसेस बालफेयर। तो जब वो दोनों पति पत्नी शादी के बाद हनीमून मनाने श्रीलंका गए, सन 1900 का केस है ये। तो वहां पर क्या हुआ कि जब वापसी का समय हुआ तो पत्नी बीमार हो गई और बहुत ज्यादा बीमार हो गई, नर्सिंग होम में एडमिट। इधर पति को अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए वापस मुंबई, उस समय बॉम्बे कहते थे, तो बॉम्बे में आना हुआ। तो पति ने पत्नी को वादा करा कि मैं हर महीने तेरे को इतने पैसे भिजवा दिया करूंगा, और वो इधर बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आने के बाद भूल गए जनाब कि भाई अभी पत्नी को कुछ पैसा पेमेंट भेजना है। तो अब क्या होगा? अब पत्नी ने किसी तरह से सरवाइव करा, किसी तरह से ठीक हुई और वापस फिर बॉम्बे आई, और बॉम्बे आने के बाद उन्होंने क्या कहा? क्लेम करा पति पर कि मेरे को इतने हफ्तों का जो पेमेंट है, इतने हफ्तों का जो पेमेंट है
वो मुझे दीजिए। क्या वो क्लेम मिल पाएगा? कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा यह पति पत्नी के बीच का आपस का एक जनरल ऑफर है, और ऐसा जनरल ऑफर है जो पति पत्नी रोज किया करते हैं, और इसमें कोई भी लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन नहीं है। तो इसलिए इस ऑफर को हम प्रॉपर ऑफर नहीं मान सकते। एक बनाया रमैया बनाम चिन्हैया, और एक ये मिसेस बालफेयर वर्सेस मिस्टर बालफेयर। दोनों में एक लीगल रिलेशनशिप का ही डिफरेंस था, बस। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक। तो यानी सबसे पहले ये है, यानी मीनिंग जो हुआ आप लोगों का, आप लोग लिख लीजिए। When a person making a proposal to another person for taking his assent for the purpose of making legal relationship. तो ये क्या कहा जाएगा? ऑफर। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? वो है फॉर द पर्पस ऑफ लीगल रिलेशनशिप। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक पार्टी सीरियस है, वो सिर्फ ये नहीं चाहती कि आप हां करें, वो चाहती है कि अगर आप मना करोगे ना तो आप पर मैं कानूनी कार्यवाही कर सकूं। तभी तो यहां पर है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लीगल रिलेशनशिप। यानी वो पार्टी क्या चाहती है? सीरियस कंसेंट, सीरियस एसेंट आपकी चाहती है। ये बात क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट्स को? ठीक। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2A, सेक्शन 2A है, वो क्या कहता है? वो भी यही कहता है। वो कहता है when a person signifies his willingness to another person। किस बात के लिए? टू डू और abstain from doing, टू डू और abstain from doing। तो यहां पर when person signifies his willingness to another to do or abstains from doing। anything with a view for taking his assent for doing
or not doing, then it can be said that one person is making an offer to another person. अभी बाद वाली लाइन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। कहता है कि जब एक आदमी अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, जब अपनी इच्छा दर्शा रहा है, किस बात के लिए? दूसरे आदमी को कोई काम करने को और कोई काम ना करने को। यह है करने के लिए, यह है ना करने के लिए। अब आप कहेंगे ना करने के लिए भी ऑफर होता है? हां जी, एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा कि तुम मुझ पर मुकदमा मत करना, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। यह हो गया अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि मुकदमा ना करना मुझ पर, मैं 2 लाख रुपए आपको दूंगा। भाई 2 आदमियों का आपस में क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक पार्टी ने, जिसको लगता है कि वो गलती पर है, उसने दूसरी पार्टी को कहा कि देखिए आप पुलिस केस मत कीजिए, मैं आपको इतने डैमेजेस देने के लिए तैयार हूं। तो ये उसने ऑफर दिया, किस बात का? अब्सटेंस फ्रॉम डूइंग का। किसका दिया? अब्सटेंस फ्रॉम डूइंग का ऑफर दे दिया। समझ में आ गया? ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर मुकदमा ना करने का भी, ये तो इलीगल हो जाएगा। नहीं, लीगल है। इलीगल कौन सा होता है? कि आप कानून के रास्ते में रुकावट बन रहे हो। कैसे? ए ने बी को सी का मर्डर करते हुए देख लिया। किसने मर्डर किया? बी ने। कौन ऊपर चले गए? सी चले गए। बी ने ए को ऑफर करा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, प्लीज थाने में मत बताना। तो ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इल्लीगल है। इसका ऑब्जेक्ट इल्लीगल है। इसका ऑब्जेक्ट है कानून के रास्ते में रुकावट बनना। बात समझ में आई? तो काम तो सारे लीगल ही करने। तो यहां पर जो आपस में जो 2 लोगों का आपस में एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो कानून के रास्ते में रुकावट बने? नहीं ना, कानून के रास्ते में तो कोई रुकावट नहीं। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। क्या थी उनकी? अगर कोई जान या माल की कोई हानि नहीं हुई, माल की तो हानि हुई है, जान की हानि नहीं हुई है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो माल की हानि उन्होंने आपस में सेटलमेंट कर लिया, तो उसमें कानून कोई दिक्कत नहीं करता। ये बात सबके समझ में आ रही है आप लोगों को? तो खैर वो बात इलीगल लीगल की बात समझाई। तो व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन, जब एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी इच्छा बता रहा है कि भाई किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, किसी भी विषय पर, एनीथिंग मस्ट बी लीगल। एनीथिंग क्या होना चाहिए? जिस भी किसी विषय पर बात हो रही है वो लीगल होना चाहिए। ये हम आगे भी जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि इनफोर्सिबिलिटी, मैंने बोला ना आपको कि पहले क्या आता है? ऑफर, फिर क्या आता है? एक्सेप्टेंस, फिर क्या आता है? इनफोर्सिबिलिटी। तो अगर इलीगल होगा तो इनफोर्सिबल ही नहीं होगा। पर जब हम ऑफर की बातें कर रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो लीगल ऑफर की बात कर रहे हैं। लीगल ऑफर, लीगल एक्सेप्टेंस। क्योंकि इलीगल चीजों की तो बात करना बेकार है। उसे हम शुरू से मालूम है कि वो कभी जिंदगी में वो जो इलीगल है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? जो इस क्लास में बैठे हैं, जो उधर वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो when a person signifies willingness to another person to do or abstain from doing anything for such doing or such abstinence, अब्स्टिनेंस का वैसे हिंदी मीनिंग क्या होता है? परहेज। क्या होता है? परहेज करना, किसी चीज से दूर रखना। तो जब वो किसी एनीथिंग, जब वो किसी चीज पर अपनी एसेंट बता रहा है, अब बता भाई ठीक है मैं उस चीज को करूंगा या उस चीज को नहीं करूंगा, तो कहा जाएगा कि भाई ये ऑफर रखा गया है। समझ में आ गया? सिग्निफाई का मतलब उसने अपना ऑफर रखा।
उसने अपना ऑफर रखा। ठीक है, जो प्रॉपर लीगल वर्ड्स हैं वो बता रहा हूं मैं बुक से पढ़कर आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है? वन, अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, with a view to obtaining his assent, जो मैंने ऊपर लिखा था। ठीक है, तो to another for such doing or abstinence with a view, आगे लिख, taking his तो क्या बन जाएगा? ये ऑफर बन जाएगा। ये ऑफर का लीगल वर्ड है। अब आगे चलते हैं हम कि सीपीटी में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है या सीएस फाउंडेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सीपीटी और सीएस फाउंडेशन में सेक्शंस नहीं पूछे जाते, तो इस सेक्शन पेपर में नहीं आने वाला, ये बात तो निश्चित है। लेकिन जब आप आगे जाते हैं, आईपीसीसी में जाते हैं, तब वहां पर आपको अगर ऑफर के बारे में लिखना हुआ, शॉर्ट नोट्स लिखना हुआ, तब आपको ये इंपॉर्टेंट होगा कि आपको ये याद हो। तो अभी से याद कर लेंगे तो आईपीसीसी में आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, आईपीसीसी में कोई भी टीचर्स आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतनी मेहनत से नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि वो पहले से प्री एज्यूम कर चलते हैं कि आप लोग सीपीटी में पढ़कर आए हुए। ठीक है, तो इसलिए अभी से अच्छे से मेहनत कर लेना, वहां पर आपको दिक्कत ना पड़े। और आप में से जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में है, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर में, बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट ईयर में, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका अपना पेपर होता ही होता है, चाहे वो इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो वहां पर भी आपके काम में आने वाला है। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ठीक। अब यहां आपने इसे उतार लिया क्या? आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अभी अभी आपने देखा कि ए ने बी को कोई ऑफर रख रहा है। क्या रख रहा है? ऑफर रख रहा है। तो ऐसी हालत में ए को क्या कहा जाएगा? ऑफर रखने वाला, ऑफरर। कुछ और भी नाम है इसके, प्रॉमिस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और इसे क्या कहा जाएगा? ऑफरी। रखा गया है। प्रॉमिसी, जिसको वायदा किया गया है। इसने क्या रखा है? प्रपोजल, तो इसे प्रपोजर भी बोल सकते हैं हम। प्रपोज करने वाला। और ये प्रपोजी, जिसको प्रपोज किया गया है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना, आगे जाकर काम में आने वाली हैं टर्म्स, कि ऑफरर कौन होता है और ऑफरी कौन होता है। तो एक्सेप्ट कौन करेगा? हमेशा ऑफरी। एक्सेप्ट कौन करेगा? हमेशा प्रॉमिसी। एक्सेप्ट कौन करेगा? हमेशा प्रपोजी। करेक्ट हो गया? ये बात याद रखना कि कौन क्या कहलाता है। अब है कि ऑफर को
आप इसे उतार लीजिए, एक मिनट। एक ऑफर कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, एक ऑफर वर्बल हो सकता है, ठीक है जी। एक ऑफर रिटन हो सकता है, एक ऑफर इंप्लाइड हो सकता है। जो वर्बल या रिटन होते हैं हम उसे कैसे कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। और इंप्लाइड ऑफर तो आप जानते ही हैं, ये कैसे दिए जाते हैं? बाय कंडक्ट, व्यवहार द्वारा, बाय बिहेवियर। जैसे कि ए ने बी को कहा, फोन से कहा, सामने बोलकर कहा, तो ये वर्बल ऑफर है, ऑरल ऑफर है, ठीक है। टेक्निकल टर्म में एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं हम लोग। अगर ए ने बी को एसएमएस के द्वारा कहा, ईमेल के द्वारा कहा, लेटर के द्वारा कहा, तो ये क्या है? रिटर्न ऑफर है। एक आदमी फुटपाथ पर वजन तोलने की मशीन जो होती है, वेइंग मशीन, उसे लेकर बैठा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो ऑफर दे रहा है कि आप चाहें तो वजन तोल लीजिए, लेकिन डेफिनेटली किसी पेमेंट के बदले में, कंसीडरेशन के बदले में। तो ये क्या है? इंप्लाइड ऑफर है। बस का एक डेफिनेट जो रूट है उस पर मूवमेंट करना अपने आप में क्या है? इंप्लाइड ऑफर है कि एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए मैं आपको बिठाने के लिए तैयार हूं, एक सर्टेन फेयर के बदले में। ये बात क्लियर हो रही है? तो ऑफर जो किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, वो इन्हीं तरीकों से बनाए जा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? सिंपल है। हम पहले इस बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं, ठीक। अब यहां पर आता है कि ठीक है, ऑफर ये हो गए, तो टाइप ऑफ ऑफर क्या है? क्या है? ऑफर के टाइप्स इसी के नीचे लिख देते हैं। देखिए, ऑफर का टाइप में सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा स्पेसिफिक ऑफर। क्या लेना चाहूंगा? स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या है? देखिए, ए ने सामने एक ऑफर रखा कि भाई ए अपनी बाइक 10,000 रुपीज के लिए बी को बेचना चाहता है, क्या बी खरीदेगा? तो ये क्या है? ये है स्पेसिफिक ऑफर। इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? बी ही एक्सेप्ट कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है? ये सिर्फ और सिर्फ बी के पास है। क्या? इस ऑफर को एक्सेप्ट करना। क्यों? क्योंकि ए ने ये बी को कहा है, बी के अलावा किसी को भी नहीं कहा। तो ये कौन सा ऑफर हो गया? ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या है? जनरल ऑफर का मतलब है कि जब एक ऑफर दिया गया है और एट लार्ज दिया गया है, व्हेन ऑफर हैज बीन मेड एट लार्ज टू मोर देन वन पर्सन, और यू कैन से नॉट स्पेसिफिक पर्सन, एनीवन कैन एक्सेप्ट। मोर देन वन पर्सन तो ये भी हो सकता है कि ए ने
बी और सी को बोल दिया तो वो जनरल ऑफर नहीं होगा, वो तभी भी स्पेसिफिक ऑफर रहेगा। पर ए ने पर्टिकुलर बी को नहीं बोला, पर्टिकुलर सी को नहीं बोला, और कोई भी स्टेटमेंट दे दी कि वो स्टेटमेंट मेरी आज्ञा, मेरी बात पूरी कर दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया है। जैसे कि एक केस पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूं कि एक व्यक्ति का पोता खो गया और उसने गांव में बोलवा दिया कि जो भी कोई मेरा पोता लेकर आएगा मैं उसे 500 रुपए का कैश प्राइज दूंगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गोरीदत्त, याद आया? तो इसमें सेठ गोरीदत्त ने ये अनाउंसमेंट करवाई थी। तो क्या उसने किसी पर्टिकुलर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को बोला? उसने किसको बोला? पूरे गांव को बोला। किसको बोला? तो ये जनरल ऑफर है। पूरे गांव में से कोई भी आदमी उसे क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? वैसा काम करके। अगर उसने वैसा काम कर दिया तो वो उसकी तरफ से क्या हो गई? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। क्या हो गई? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई उसकी तरफ से। ठीक है। इसी तरह से एक फेमस केस और हुआ था, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। तो मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में भी यही हुआ था कि वो जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, और उसने जुकाम की एक दवाई बनाई थी, इन्फ्लुएंजा, और उसने कहा था कि कोई भी इसे खाएगा, प्रॉपर इस तरीके से खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। एक सर्टेन तरीका बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि ये अगर जो कोई भी इसे लेगा तो उसका ठीक हो जाएगा, और अदरवाइज ठीक नहीं हुआ तो हम लोग उसे इतना रिवार्ड देंगे, हम उनको इतना पेनल्टी मानते हैं और इतना पेमेंट उन्हें वापस करेंगे। पर मिसेस कार्लिल ने उस दवाई को वैसे ही खाया, उसी तरीके से खाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई, और उन्होंने जब उस पेनल्टी को मांगा तो कंपनी ने मना कर दिया। केस पहुंचा, जज साहब ने क्या फैसला सुनाया कि ये एक स्पेसिफिक ऑफर नहीं था, क्योंकि कंपनी कहती थी कि इन्होंने मुझे बताना चाहिए था। तो जज साहब ने क्या बताया कि ये पब्लिक ऑफर था, ये जनरल ऑफर था, और जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी, अगर कोई भी आदमी उस टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर देता है तो बस उस कंडीशंस का पूरा करना ही अपने आप में अमाउंट टू एक्सेप्टेंस है। वो अपने आप में क्या है? एक्सेप्टेंस। मिसेस कार्लिल केस जीत गई और उनको पेनल्टी मिली। ये बात क्लियर हो गई? ठीक। तो हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ ऑफर की, और उसमें बताया स्पेसिफिक ऑफर का मतलब है कि जहां पर जो स्पेसिफिक पर्सन है या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन है, सिर्फ वही उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जनरल ऑफर में मैंने बताया कि कोई भी आदमी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। क्या जनरल ऑफर में से किसी एक दो आदमियों को बाहर निकाला जा सकता है? हां, निकाला जा सकता है। जैसे कि एक पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप में जो फिलिंग मशीन होती है, जहां से पेट्रोल फिल किया जाता है आप लोगों को, वहां पर कुछ व्हीकल नंबर्स पहले से लिखे हुए हैं, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन व्हीकल्स को पेट्रोल ना दिया जाए। तो इसका यह मतलब है कि वो उन लोगों को अपना ऑफर नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से ऐसा भी किया जा सकता है। यानी आप देखिए पब्लिक ऑफर में कैसे किया जा सकता है कि जो भी व्यक्ति ये काम करेगा उसको ये इनाम मिलेगा, लेकिन इसमें शामिल नहीं है हमारी कंपनी में काम करने वाला कोई भी इंप्लॉय। इसमें शामिल नहीं है हमारी कंपनी में काम करने वाला कोई भी इंप्लॉय, या इसमें शामिल नहीं है कोई भी ऐसा सिटीजन जो इंडिया से बाहर का है। ओनली इंडियन सिटीजन्स आर इनवाइटेड। तो यानी वहां पर क्या हुआ, आपने पब्लिक एट लार्ज को क्या बना लिया? सिलेक्टेड कर लिया, लेकिन तभी भी आपने किसी पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं लिया कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। इसीलिए ये जनरल ऑफर, इसीलिए क्या है? ये जनरल ऑफर है। पर अगर आप कहते हैं कि गोयल परिवार, सिंधिया परिवार, इन लोगों को ही एक्सेप्ट करने का है, और वो कौन सा गोयल परिवार, ये भी आपने मेंशन कर दिया, ठीक है, तो ऐसी हालत में वो स्पेसिफिक ऑफर है, क्योंकि वो एक ग्रुप को दे दिया, आपने एक स्पेसिफिक ग्रुप को दे दिया। इसके अलावा
क्रॉस ऑफर। देखिए, जब ऑफर आइडेंटिकल है, क्या है, बी ए को ऑफर दिया और दोनों ही ऑफर क्या है, जैसे हैं। ए ने बी को कहा कि मैं मोटरसाइकिल आपको खरीदना चाहता हूं, आप खरीदेंगे। बी ने ऑफर दिया ए को, कहा कि मैं आप मोटरसाइकिल परचेज करना चाहता हूं, क्या 10,000 रुपीज में आप मेरे को बेचना चाहेंगे। तो यहां पर दोनों की तरफ से जो ऑफर दिया जा रहा है उसके कॉमन पॉइंट्स हैं, उसके जो कंटेंट है वो कॉमन है। लेकिन प्रॉब्लम एरिया ये है कि कॉमन के कारण, आइडेंटिकल होने के कारण दोनों ही ऑफर है। यहां पर जो इन्होंने बोला उसके कारण ये खुद ऑफरर हो गए, और इन्होंने जो बोला उसके कारण ये खुद ऑफरर हो गए। तो ये क्या हो गया, क्रॉस ऑफर का केस हो गया, जब आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आइडेंटिकल ऑफर एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं। एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि एक को ऑफरर बनना जरूरी है और दूसरे को एक्सेप्टर बनना जरूरी है। अगर दोनों ही ऑफरर के शूज में होंगे तो फिर एग्रीमेंट तो बनेगा ही नहीं। ऑफर को एक्सेप्ट करना जरूरी है, ऑफर को एक्सेप्ट करना जरूरी है। जो बारूद होता है उसमें आग लगानी जरूरी है, तभी धमाका होगा। तो ऑफर को एक्सेप्ट करना इक्विवेलेंट टू पुटिंग ए फायर इनटू ए डायनामाइट। एक फेमस लॉयर ने एक स्टेटमेंट कही थी कि ऑफर में एक्सेप्टेंस बिल्कुल उसी के बराबर है जैसे डायनामाइट में आग लगा देना। तो जो विस्फोट होगा तो वो पक्का होगा। ऑफर में अगर विस्फोट होगा तो पक्का क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। ये बात क्लियर है? और अगर उसमें सभी इनफोर्सिबिलिटी के एलिमेंट्स हैं तो पक्का क्या बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और स्टूडेंट्स, और टाइप ऑफ ऑफर में और कुछ बात, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ए ने बी को कहा कि मैं आपको अपनी जो मोटरसाइकिल है वो 10,000 रुपीज में खरीदेंगे, नहीं 9,000 में खरीद लूंगा मैं। तो ये क्या कहेंगे आप, इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे आप बताइए? इसको हम काउंटर ऑफर कहेंगे कि जिस समय ऑफर लिया गया था उसी समय बदले में एक नया ऑफर पेश कर दिया गया। किसने पेश करा? ऑफरी ने। तो व्हेन ऑफरी मेक्स ए फ्रेश ऑफर देन दैट प्रोसेस इज नोन एज काउंटर ऑफर। तब उसे हम क्या कहेंगे? काउंटर ऑफर कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई सभी स्टूडेंट्स को? ठीक। इसके अलावा वैसे तो इतने में काफी हो जाता है। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होता है टैसिट ऑफर। हम ऊपर भी लिख सकते थे इसे। टैसिट ऑफर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑफर होते हैं। क्या होते हैं? अब एटीएम मशीन रखी हुई है किसी बैंक की, तो वो क्या है? वो टैसिट ऑफर है कि आप जाएं और अपना उसमें से पेमेंट निकाल लें। बैंक उसको एक्सेप्ट करता है। या कई जगह कैश डिपॉजिट मशीन भी रखी हुई होती है कि आपने अगर उस कैश डिपॉजिट स्कीम में पैसा डाल दिया तो बैंक उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है कि उसने आपने अपने अमाउंट में डिपॉजिट कर दिया। कई जगह चेक डिपॉजिट मशीन भी होती है, अगर आपने देखी हो बैंकों में, तो कि वहां पर जाकर आपको किसी एम्प्लॉय को चेक देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मशीन में डाल दीजिए चेक, वो ऑटोमेटिकली बैंक के पास पहुंच गया। ना आपको कोई भी आपको स्लिप वगैरह भरने की भी जरूरत नहीं है कि आप स्लिप भर रहे हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं। सीधा बस गया और वहां पहुंच गया। और बैंक और वो मशीन भी आपको ऑटोमेटिकली उसकी स्लिप आपको जनरेट करके दे देगी। ठीक है? वो चेक की फोटोकॉपी आपको दे देगी ऑटोमेटिकली और आपका डिटेल्स दे देगी। आपके पास प्रूफ होगा कि आपने चेक डिपॉजिट करा है। तो वो सब क्या है? टैसिट ऑफर और टैसिट एक्सेप्टेंस है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आप इसे कॉपी कर लीजिए।
इसे उतार लिया आप सबने, जल्दी उतार लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स, चलें आगे। एक और भी पिछली क्लास में लिखवाया था, याद हो आप लोगों को, स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर। ये क्या होता है? ये ऐसे ऑफर ये होते हैं कि ए ने बी को कहा कि मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता हूं 10,000 रुपीज का, अगर आपने इसे एक्सेप्ट करना है तो आप मुझे 15 तारीख तक बता सकते हैं। यानी यहां पर इसे क्या दे दिया गया है? टाइम पीरियड। क्या बता दिया गया? तो जहां पर आपके पास एक टाइम पीरियड होता है उसे एक्सेप्ट करने का, तो इसका ये मतलब है कि आप उस टाइम पीरियड में उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्टैंडिंग ऑफर कहलाएगा, कि वो ऑफर तब तक स्टैंड है, तब तक ओपन है आपके लिए। अगर आपको किसी ऑफर में ये स्टैंडिंग ऑफर नहीं है तो वो कब तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो आप ये नहीं है कि जब चाहें तब एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके लिए फिर यही है कि आप एक्सेप्टेंस कर सकते हैं एक रीजनेबल टाइम तक। कब तक? रीजनेबल टाइम क्या होता है? उचित समय। उचित समय क्या होता है? जो हर एक ऑफर के हिसाब से अलग अलग होता है, हर एक ऑफर के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि आप बाजार में जाते हैं, ठीक है, सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां पर आपने कहा भाई टमाटर का क्या प्राइस है, उसने कहा जी इतना प्राइस है, 50 रुपए किलो है। तो अब आपके पास उसे एक्सेप्ट करने का कितना समय है? बस उतना ही समय है जिस मोमेंट पर आप वहां पर उसके शॉप पर खड़े हुए हैं। पर अगर आपने उसकी शॉप उस समय छोड़ दी और 4-5 दुकानों में जाकर पता लगाकर आए, आपको पता लगा सब जगह 70 रुपए किलो बिक रहा है, 70 रुपीज, तो आप वापस उसकी दुकान पर आते हैं और उससे क्या कहते हैं कि भैया ठीक है आप 1 किलो दे दीजिए। उसने कहा कि ठीक है 1 किलो मैं दे देता हूं लेकिन 60 रुपीज का है। अब आप उससे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। आप क्या कहते हैं कि नहीं अभी तो आपने 50 कहा था। तो उसके पास पूरा लीगल राइट है कि वो 60 में आपको बेचे। वो क्या कहता है? वो कहता है कि 50 तब तक था जब तक मैंने आपको बोला था और आप मेरे सामने इस शॉप पर थे, पर अब आप कहीं और से घूमकर आए हैं, तो अब मेरी मर्जी, अब मैं इसे 60 रुपीज पर आपको बेचना चाहता हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसी हालत में वो ऑफर खत्म हो गया था उसी मोमेंट पर जब आपने उस दुकान को छोड़ दिया था। क्लियर हो गया? तो रीजनेबल टाइम की बात कर रहा था मैं। रीजनेबल टाइम क्या होता है? दुकान के केस में मैंने बताया कि इंस्टेंटली, उसी समय रिटर्न लिख कर दिया हमने, तो अब उसके पास कब तक का ऑफर है? अगर उसमें टाइम मेंशन नहीं है तो पूरा दिन, सेम डे, जिस दिन आपके पास लेटर पहुंचा है वो सारा दिन आपका है, किसी भी समय आप लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, पूरा दिन आपके पास है। आप पूरा दिन, जिस दिन आपके पास वो लेटर पहुंचा है, आप उस समय पूरे दिन में आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, पूरे दिन में आप लिख कर दे सकते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं। कानून में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि इस पर्टिकुलर ऑफर के लिए ये टाइम लिमिट है, इस पर्टिकुलर ऑफर के लिए ये टाइम लिमिट है, इस पर्टिकुलर ऑफर के लिए ये टाइम लिमिट है। कानून इस मसले पर नहीं पड़ता है। कानून कहता है कि ठीक है, अगर टाइम मेंशन्ड है तो मैं उसे क्या कहूंगा? स्टैंडिंग ऑफर। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो ठीक है, वो क्या है? वो स्टैंडिंग ऑफर नहीं है। ऐसी हालत में उसके लिए एक्सेप्टेंस करने का जो टाइम माना जाएगा वो रीजनेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रीजनेबल। तो जो स्टैंडिंग ऑफर किसी में भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक ऑफर में भी हो सकता है, जनरल ऑफर में भी हो सकता है। बात समझे कि स्पेसिफिक ऑफर में ए ने बी को जब टाइम मेंशन करा तो स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक भी है, साथ में स्टैंडिंग भी है। अगर स्पेसिफिक ऑफर जनरल ऑफर में शामिल कर दिया जाता है तो वो जनरल भी है, साथ साथ एज वेल एज स्टैंडिंग भी है, कि भाई जो कोई भी व्यक्ति इस
जुकाम की गोली को, इस इन्फ्लुएंजा की जो टेबलेट है उसको यूज करता है और उसका ठीक नहीं होता तो हम उसे इतना इनाम देंगे। लेकिन ये टाइम लिमिट सिर्फ सितंबर मंथ है। तो यहां पर आपने सिर्फ क्या बोल दिया, सितंबर 2015 बोल दिया आपने। तो ऐसी हालत में क्या हुआ कि वो सिर्फ सितंबर 2015 के दौरान ही वैलिड रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम आ रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि ऑफर के और क्या लीगल रूल्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं कि ऑफर जो हम दे रहे हैं वो किस तरीके का हो, कि वो प्रॉपर ऑफर की डेफिनेशन में आ जाए, यानी उसमें कोई भी ऐसी कमी ना हो कि कल को अगर कोई आदमी उसे एक्सेप्ट कर ले तो भी एग्रीमेंट ना बने। एग्रीमेंट बनवाने के लिए जो ऑफर है वो कैसा होना चाहिए? ऑफर की पहली जो स्पेशलिटी है, जो पहला फीचर्स है वो ये है, इट मस्ट बी कैपेबल। और ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए दिया गया हो। इट मस्ट बी कैपेबल एंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लीगल रिलेशनशिप। अब यहां पर कैपेबल का क्या मीनिंग है, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। लीगल रिलेशनशिप का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अगर कल को पार्टी मना करे तो उसे कोर्ट की हेल्प लेकर उससे वो काम पूरा करवाया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये कैसा है, देखिए कैपेबल का मतलब है कि जिसको पूरा किया जा सकता हो। जैसे देखिए आप मेरे को, मैंने आपको कहा कि मैं आपको 2000 रुपए दूंगा अगर आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़कर दिखा दें तो। बोलो कैपेबल है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे में 100 किलोमीटर कोई दौड़ सकता है क्या? तो ये कैपेबल नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है। तो कैपेबल के कई मीनिंग है, आप चाहें तो इसी में समझ लीजिए, चाहे तो अलग से लिख लीजिए। अलग से जैसे इट मस्ट बी डेफिनेट, क्लियर, अनएम्बिगुअस। नॉट वेग और इल्यूजरी। अब ये क्या मतलब है? डेफिनेट का मतलब है कि ये निश्चित हो, क्लियर हो।
ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा आप जितनी भी मोटरसाइकिल मेरे से खरीदना चाहें आप उतनी खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, ये डेफिनेट नहीं है। मैंने कहा 5 मोटरसाइकिल आप मेरे से खरीद सकते हैं, तो ये क्या है, डेफिनेट है। समझ में आ रहा है डेफिनेट का मीनिंग? मेरे खेत में जितना चावल होगा मैं आपको सारा चावल बेचने के लिए तैयार हूं। ये क्या है, क्या ये डेफिनेट है? ये डेफिनेट है, क्योंकि यह हम मेरे खेत में है। बात समझो, खेत में है और मेरा खेत सबको मालूम है, और ये कंटीजेंट भी है कि जितना होगा। बात समझे? लेकिन यहां पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं जितना भी बाजार से खरीद कर ला पाऊंगा उतना मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, तो जितना भी बाजार में लाकर आ पाऊंगा ये डेफिनेट नहीं है। क्लियर होना चाहिए। मैं आपको 100 रुपए दाम पर 500 किलो तेल देने के लिए तैयार हूं, तो यहां पर क्या है, सब कुछ क्लियर है, बस तेल की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। क्योंकि जो ऑयल है वो भी कई प्रकार के होते हैं, पेट्रोल भी अपने आप में एक ऑयल ही है। अब खाने वाला या इस्तेमाल करने वाला और खाने वाले भी बहुत सारे कई तरीके के होते हैं, तो यहां पर वो क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस का मतलब होता पहेली, अनएम्बिगुअस का मतलब वो पहेली ना हो। समझ में आ गया? नॉट वेग का मतलब अनक्लियर, वो अनक्लियर ना हो। इल्यूजरी का मतलब जादुई ना हो। मैं तुम्हारे लिए खजाना ढूंढकर निकाल दूंगा, तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो। अब खजाना ढूंढना अपने आप में क्या है, इल्यूजरी है। मैं चांद से तारे तोड़कर ला दूंगा, बदले में मुझे इतने पैसे दे दो, ये क्या है, इल्यूजरी है। तुम 100 पन्ने 1 मिनट में लिखकर दे दो, तो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑफर ऐसे नहीं होने चाहिए, ऑफर ऐसे नहीं होने चाहिए। कैपेबल में आप ये भी रख सकते हैं कि कई ऑफर होते हैं, जैसे कि सोशल ऑफर। समाज में हम एक दूसरे को ऑफर कर देते हैं, चलो भाई आज शाम को चाय पीने चलेंगे इकट्ठा, या आपको ये इनविटेशन कार्ड है, आप मेरे इस प्रोग्राम में, इस फंक्शन में आ जाइएगा। अब आप शाम को चाय पीने नहीं गए तो क्या ये माना जाएगा कि आपने हमारा नुकसान करा, उस नुकसान को आप पूरा करेंगे? आपको इनविटेशन दिया गया मेरे किसी प्रोग्राम में आने का, और वहां पर जो प्लेट थी वो 1,000 रुपए की एक प्लेट रखी थी मैंने अपने गेस्ट के लिए। अब आप 5 आदमियों को मैंने इन्विटेशन दिया था, आप 5 नहीं आए, तो एटलीस्ट 5,000 रुपए का मेरा पूरा लॉस है। समझ में आया? क्योंकि मुझे होटल को तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी। हाँ जी, करनी पड़ेगी। तो क्या मैं 5,000 रुपए आपसे ले सकता हूं? बताइए। नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि जो मैंने ऑफर किया था वो क्या था, वो सोशल ऑफर था। उसमें किस चीज की कमी थी, लीगल रिलेशनशिप बनाने की। आपने एक हलवाई के साथ एग्रीमेंट करा कि भाई ठीक है, आप हमारे गेस्ट के लिए जो 100 प्लेट्स का ऑर्डर है ये तैयार कर दीजिए। 100 प्लेट्स का ऑर्डर उस अगले ने तैयार कर दिया, और आप जाकर उसे क्या कहते हैं कि आज की पार्टी कैंसिल हो गई है, और आप इस मूड में हैं कि आप पेमेंट नहीं करेंगे उससे। तो क्या आपको पेमेंट करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये सोशल ऑफर नहीं था। आपका और उस हलवाई का, उस कैटरिंग वाले व्यक्ति का जो एग्रीमेंट था वो क्या था, लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए था। तो वहां पर आपको पेमेंट उस व्यक्ति को करनी पड़ेगी। समझ में आया आप लोगों को? तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको याद रखनी है ऑफर को क्रिएट करते समय, कि ऑफर जो होगा वो कैसा होना चाहिए, उसमें किन चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, एन ऑफर इज डिफर फ्रॉम। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि वो चीज ऑफर है, पर एक्चुअली वो ऑफर नहीं होती। जैसे कि जो मैं लिखने जा रहा हूं,
एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। एक आदमी अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा एक कमरे के अंदर जहां पर एक ऑलरेडी एक व्यक्ति बैठा हुआ था उसको कि काश कोई मेरी लड़की से शादी कर लेता तो मैं उसे अपनी सारी जायदाद दे देता। तो ये क्या ऑफर माना जाएगा? नहीं, ये ऑफर नहीं माना गया केस में, और ये माना गया कि ये उसकी जो विलिंगनेस थी, उसकी जो इच्छा थी, बस उसका एक प्रदर्शन था, बस उसका एक एक्सप्रेशन था। ये कोई ऑफर नहीं है। अब आप थोड़ी सी दिक्कत में आ गए हैं, आपको लग रहा है ये ऑफर क्यों नहीं है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं पूछूंगा और आप बताएंगे कि उस बूढ़े व्यक्ति ने जो ये बात बोली, तो क्या ये एक स्पेसिफिक ऑफर है? बताइए, आप क्या बताते हैं? जो उधर वीडियो क्लासेस देख रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है, क्या ये एक स्पेसिफिक ऑफर है? आप सभी मना कर रहे हैं। उधर जो वीडियो क्लासेस वाले हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, स्पेसिफिक ऑफर इसलिए नहीं है क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोला गया है। पर्टिकुलर पर्सन उसी कमरे में बैठा हुआ था तो उसको नहीं बोला गया है, वो सामने बैठा हुआ है, उसके नाम के साथ बोला जा सकता है। क्या ये एक पब्लिक ऑफर है? बताइए। ये पब्लिक ऑफर भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक ऑफर जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा कि पब्लिक को पता लगे। क्या पब्लिक को पता लगा? कमरे के अंदर तुमने बैठे बोला है, क्या पब्लिक को पता लगा? नहीं पता लगा। तो इसलिए ये एक जनरल ऑफर भी नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसलिए ये क्या माना जाएगा? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस माना जाएगा। एक कंपनी ने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया। उसने कहा कि मैं अपनी जितनी भी एसेट्स हैं, हमारी फलाने फलाने ऑफिस की जितनी भी एसेट्स हैं, इतने फर्नीचर है, इतना कंप्यूटर्स है, हम सब उसको नीलाम करना चाहते हैं, ऑक्शन। लोगों को बड़ा अच्छा लगा ये सब सुनकर, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ था, बड़ा कीमती फर्नीचर और फिर कुछ एंटीक चीजें भी थी। गांधी जी की चश्मा था, टीपू सुल्तान की तलवार थी, ऐसी ऐसी चीजें भी थी उस ऑफिस की प्रॉपर्टीज में। तो लोग बड़ी दूर दूर से आए, इंडिया के बाहर से भी आए लोग, और जिस दिन था उस दिन सब लोग इकट्ठा हुए। लेकिन फिर क्या हुआ कि कंपनी की तरफ से बंदा आया और बंदे ने कहा कि जी ये जो ऑक्शन है ये कैंसल्ड कर दी गई है, इट हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू सम रीजंस। लेटर ऑन whenever it will be arranged, all of you will be informed. Thanks for your coming. अब ये जो नुकसान हो गया, जो लोग आए थे, क्या ये नुकसान पूरा हो सकता है? कानून कहता है नहीं। कानून कहता है ये सब क्या था? ये एक एक्सप्रेशन था, ये एक इनविटेशन था। ऑफर कौन देगा बताइए आप इस ऑक्शन में? ऑक्शन में ऑफर देते हैं वो लोग जो लोग बिड करने आते हैं, जिनको बोला जाता है बिडर्स। क्या बोला जाता है? तो ऑक्शन में कौन बोलेगा? बिडर्स बोलेंगे। बिडर्स जवाब देंगे तो ऑफर तो वो दे रहे हैं, एक्सेप्ट हमने करना है कि हाँ हम आपको इस कीमत पर आपको माल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। बात समझ में आ गई? तो एक ऑफर डिफर हो सकता है, ये बात ध्यान में रखें इस बात को, लिंक्स से या इन्विटेशन टू ऑफर से। ये सब चीजें अलग हैं, प्लीज इन्हें ऑफर ना समझा जाए। ऑफर इन सब से अलग है, अलग है, अलग है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? तो कोई भी ऑफर, जो टेंडर वाले ऑफर होते हैं या ऑक्शन वाले ऑफर होते हैं, उनमें भी यही बात होती है। अब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात बताता हूं मैं आप लोगों को। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का टेंडर निकला था, तो उसमें बड़ी बड़ी जो भारत की कंपनी है उन्होंने टेंडर भेजा। उसमें अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उन्होंने भी टेंडर भेजा। तो सबसे कम प्राइसिंग पर रिलायंस ने
टेंडर भेजा था। लेकिन इंदिरा गांधी